हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल ग्रामर ऑफ कानपुर। आज हम एक नया सेगमेंट लेकर आए हैं जो कि कंटिन्यू अपना वोकैब विद फन चल रहा था। तो काफ़ी दिन हो गए थे, कुछ चेंजमेंट चाहिए, जो कि एक ही टॉपिक पढ़ पढ़ के आप लोग बोर हो जाएंगे। तो आज बहुत ही मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूँ, रूट वर्ड्स। अच्छा, रूट वर्ड्स आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, क्योंकि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तो रूट वर्ड्स आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। लेकिन अभी जिस अंदाज में मैं पढ़ाऊंगा आपको, वो आपके लिए रामबाण साबित होगा। ठीक। मैं वही पढ़ाऊंगा आपको जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है। वैसे रूट वर्ड तो देखा जाए तो एक पूरा इसका ग्रंथ बन जाएगा, इतने सारे वर्ड्स हैं। लेकिन आपको पहचानना है, आपको ये कहाँ काम आएगा। अभी मैं बताता हूँ कैसे आपको ये बेनिफिशियल साबित होगा। पूरा ट्रेटराइज इसका तैयार नहीं करवाऊंगा, पूरा ग्रंथ आपको बना के दे दूंगा, वो मतलब नहीं है, क्योंकि एग्जाम की जो रिक्वायरमेंट है वो आपको फुलफिल करनी है। एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है? वो आपको एक ही सब्जेक्ट में पारंगत नहीं मानना चाहता है। वो चाहता है आप जीएस में भी अच्छा परफॉर्म करो। एवरेज स्टूडेंट मांगता है वो। ठीक है। जीएस में जैसे आपका जीओ हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, ठीक है, और डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, इंग्लिश हो गई, मैथ हो गई। तो एग्जाम की डिमांड ये है कि इन सारे सब्जेक्ट में आप लोग एवरेज परफॉर्म करें। ऐसा नहीं कि आप केवल जियो में, जियोग्राफी जो है आपकी बहुत अच्छे, आप डॉक्टर हैं समझो, आपने पीएचडी कर रखी है, और बाकी सब्जेक्ट में अगर आप जीरो हैं, मैथ आपको नहीं आती है, और आप जो है तो किसी ऐसी चेयर पर बैठे हैं जहां पर पूरा ऑडिट करना है किसी चीज़ का, तो क्या आप पॉसिबल है कि आप ज्योग्राफी अकेले पारंगत होकर बाकी सब्जेक्ट कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए रूट वर्ड्स जो हैं बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको उनको पहचानना सिखाऊंगा, और कैसे बेनिफिशियल होंगे आपके लिए एग्जाम में वो मैं बताऊंगा। इसकी मैं इंपॉर्टेंस आपको अभी बता देता हूं, तब आपको थोड़ा पढ़ने में और इंटरेस्ट जगेगा। जैसा कि आपको वर्ड से ही पता चल रहा होगा, रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या होता है कि कोई एक वर्ड होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं ये छुपा होता है। उस एक वर्ड की वजह से जाने कितने वर्ड्स बनते हैं। ठीक है। जैसे रूट वर्ड हमारा एक हो गया, एग्जांपल मैंने दिया है। रूट वर्ड में या तो प्रीफिक्स लगा के या सफिक्स लगा के नए वर्ड्स रेडी होते हैं, नए वर्ड्स तैयार होते हैं। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, ये हमारा है पोर्ट। ठीक। पोर्ट मतलब ले जाना, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना। अब तो ये हमारा एक रूट वर्ड हो गया। कैसे हो गया? देखिए, मैंने कहा रूट वर्ड में या तो प्रीफिक्स लगा के उस वर्ड को चेंज कर दिया जाता है, उसका मीनिंग, या सफिक्स लगा के इस वर्ड का मीनिंग चेंज कर दिया जाता है। तो कहीं भी वर्ड में कोई भी एक वर्ड आएगा, अगर उसमें पोर्ट लिखा मिल जाता है आपको, तो आपको मोटा मोटा अंदाजा ये हो जाता है कि ये पोर्ट अगर लिखा है तो एक जगह से दूसरे जगह जाने की बात हो रही है। ठीक। अब देखिए, मैंने कहा प्रीफिक्स लगा के इस वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाएगा। पोर्ट है, हमने उसमें आई एम कर दिया जैसे। ठीक। तो आई एम यानी कि इम्पोर्ट, आयात करना। ठीक। तो पोर्ट एक अलग चीज थी, इंपोर्ट मतलब हो गया आयात करना। सफिक्स अगर लगा दें, एबल कर दें इसी पोर्ट में, तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोर्टेबल, यानी कि कोई ऐसा सामान होता है जो एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है। देखो, रूट वर्ड हमारा सेम है, लेकिन प्रीफिक्स या सफिक्स लगा के उसके वर्ड मीनिंग को हमने चेंज कर दिया। तो वही है, रूट वर्ड में क्या होता है, या तो प्रीफिक्स या सफिक्स लगा के उस वर्ड के अर्थ को चेंज कर दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। और एक चीज और याद रखना आप लोग कि प्रीफिक्स लगाने पे ज्यादातर वर्ड जो है, जब प्रीफिक्स हमारा लगता है किसी रूट वर्ड में, तो मैंने लिखा है प्रीफिक्स लगने पर ज्यादातर वर्ड अपोजिट मीनिंग निकालते हैं। ठीक है। जैसे मोस्टली एक ये आ हमारा क्या है? प्रीफिक्स है। ठीक है। इम क्या है? एक प्रीफिक्स है। ऐसे ही मतलब कोई और सारे वर्ड आएंगे, मैं आपको पूरा बताऊंगा इसके बारे में कि कौन कौन से वर्ड आने पे हमारा ये प्रीफिक्स बन के वर्ड को नेगेटिव सेंस में यूज, सारे नहीं होते हैं, मैंने कहा ज्यादातर। ज्यादातर जो
वर्ड होते हैं उसमें अगर प्रीफिक्स लगता है तो वो अपोजिट मीनिंग निकालते हैं। जैसे इम्पॉसिबल हो गया, आई एम लग गया, ठीक है। पॉसिबल में अगर आई एम लगा देंगे तो इम्पॉसिबल हो जाता है। ऐसे ही जैसे एसेंट्रिक हो गया, तो मतलब निगेटिव सेंस देते हैं। ये कहने का मतलब है प्रीफिक्स लगने पर ज्यादातर वर्ड मीनिंग हमारी निगेटिव सेंस में आएगी। सफिक्स क्या होता है? सफिक्स लगने के बाद जो हमारा वर्ड होता है वो एक कैपेबल हो जाता है किसी काम को करने के लिए, ठीक है। और ज्यादातर पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, ठीक। जैसे अब जो रूट वर्ड है तो पोर्ट हमने बता दिया। दूसरा देखिए एंटी। एंटी जैसे ये प्रीफिक्स की तरह यूज हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रीफिक्स। और मैंने बताया था प्रीफिक्स लगने पर ज्यादातर वर्ड हमारा नकारात्मक सेंस में आता है। वर्ड भले ही पॉजिटिव हो सकता है लेकिन ये नकारात्मक सेंस में आएगा। कैसे? जैसे बॉडी, हमारी हमारी बॉडी, ठीक। अब एंटी। एंटी मतलब प्रतिरोधक क्षमता। जो एंटी बॉडी होती है ना, तो प्रतिरोधक। तो नेगेटिव सेंस में आया प्रति, मतलब सकारात्मक के उल्टा है। एंटीसेप्टिक, जो हमारे सेप्टिक सड़न पैदा हो जाती है बैक्टीरिया से, तो उसका एंटी करता है, तो उसका अपोजिट हो गया। तो जहां पर एंटी लगा हो वो हमारा प्रीफिक्स में, प्रीफिक्स हमारा काउंट होगा प्रत्यय, जिसको बोलते हैं हिंदी में, नहीं सॉरी, उपसर्ग बोलते हैं। और जो बाद में लगता है उसको प्रत्यय बोलते हैं। क्रेड। क्रेड क्या है? जैसे विश्वास, विश्वास से संबंधित है। अब इसमें हमने IBL ई जोड़ दिया। ये क्या है? हमारा सफिक्स। और ये क्या था? हमारा प्रीफिक्स, ठीक। एंटी, एंटी ये हमारे प्रीफिक्स हो गए। और क्रेड में अगर हमने सफिक्स जोड़ दिया, जैसे IBL ई, इनक्रेडिबल, इसको भी हमने जोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा? क्रेडिबल मतलब विश्वसनीय, इनक्रेडिबल मतलब अविश्वसनीय। ये प्रीफिक्स हो गया आपका। ये पहले आया इनक्रेडिबल। मैं ये एग्जांपल आपको इसलिए बता रहा हूं कि जो ये मैंने बात लिखी है आप लोगों को ये क्लियर हो जाए। सफिक्स लगने के बाद एक पॉजिटिव सेंस दिखा रहा है कि किसी पर विश्वास किया जा सकता है, विश्वसनीय है वो। और इनक्रेडिबल यानी कि उस पर, उस व्यक्ति पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। अच्छा, अब देखिए इसमें फायदा क्या होगा आपको, एग्जाम में क्या फायदा होगा। अब मेन टॉपिक पर आ जाओ। जैसे मान के चलो SSC में या बैंक में, CDS NDA में, कुछ भी आपको सिनोनिम्स ढूंढने के लिए दे दिया जाता है। सिनोनिम ऑफ रिलायंस, ठीक। ऑप्शन आपको दे दिए। ध्यान से समझना, जो बात बता रहा हूं आपके लिए रामबाण साबित होगी एग्जाम में। क्योंकि जो हमारे रूट वर्ड हैं वो ज्यादा नहीं है, जितने आपको मैं बता दूंगा वो मोर देन सफिशियंट होंगे आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए, ठीक है। बस पहचानना आना चाहिए कि वर्ड में कहां छुपा है रूट वर्ड। अब सिनोनिम ऑफ रिलायंस, जैसे मान के चलो इसमें दे दिया ट्रूथफुल, ठीक। और सर्किटस, तीसरा क्रीडेंस, चौथा नॉन ऑफ द अबव, मान के चलो दे दिया, ठीक। अब मैंने आपको बताया एक हमारा रूट वर्ड होता है क्रेड। आपको ये मान के चलो इसमें से कुछ नहीं आ रहा था, ठीक है, कि ट्रूथफुल क्या होता है, सर्किटस क्या होता है, क्रीडेंस क्या होता है, कोई मतलब नहीं, ना आने दो। आपको मैंने बोला कि रूट वर्ड बहुत कम होते हैं। अगर जितने मैं बता रहा हूं आप उसमें से अगर 80% भी पढ़ लेंगे, 70% भी पढ़ लेंगे, तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी, ठीक है। क्रेड आपने पढ़ा है विश्वास।
रिलायंस मतलब विश्वास होता है। ठीक है, अब ये वर्ड आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप इसका मतलब निकाल पाएंगे। जब यही वर्ड आपको नहीं पता होगा तो बाकी ऑप्शन में क्या करेंगे आप। ठीक है, उसके लिए मैं आपको वर्ड मीनिंग अलग से वोकेबलरी तैयार करा रहा हूं विथ फन वाली। देखो, ट्रूथफुल आपको नहीं आता था, कोई बात नहीं। सर्किटस आपको नहीं आता था, कोई बात नहीं। आपने देखा क्रेड, केवल क्रेड देखा आपने। ठीक, क्रेडेंस आपको नहीं पता था, लेकिन क्रेड आपने देखा, तो मैंने आपको क्या बताया था, क्रेड मतलब विश्वास से होता है, और रिलायंस मतलब भरोसा होता है या विश्वास होता है किसी पे। तो यहां पर क्रेड जैसे ही आपने देखा, आप तो 99% यहां पर टिक करना, तो ये आपका 100% सही होगा। ये केवल मैंने अभी क्रेड का एग्जाम्पल बताया है। जैसे क्रेडेंशियल हो गया, इनक्रेडिबल हो गया, इसमें क्रेड आ रहा है, इसमें क्रेड आ रहा है, यानी कि इस वर्ड में विश्वास की बात हो रही है। और देखिए इसके एग्जाम्पल, क्रेडेंशियल जैसे होता है, क्रेडेंशियल भरने के लिए बोला जाता है ना, या सबमिट करने के लिए बोला जाता है आपसे। जैसे किसी जॉब के लिए आप अप्लाई करते हैं, तो आपके क्रेडेंशियल अगर अच्छे हैं तभी उसके हिसाब से मेरिट बनती है। तो इसमें भी आपके विश्वास की बात आ जाती है। ठीक, क्रेडेंस हो गया, क्रेड हो गया, क्रेडिबल हो गया, इनक्रेडिबल हो गया। ऐसे ही और भी क्रेड में रिलेटेड वर्ड है, बहुत सारे हैं। तो जो जो जरूरी है, मैं आपको समझाने का मतलब, मैं जरिया ये इनको लिया है कि आपको समझ में आना चाहिए। तो ये हमारे रूट वर्ड्स होते हैं। अब एक एक मैं रूट वर्ड्स आपको बताऊंगा, और कोशिश करना आप लोग कि हमारे साथ साथ चले आए, क्योंकि पढ़ाने को तो मैं पढ़ा दूंगा, आप लोग अगर उसको रिवाइज नहीं करेंगे और नोट्स नहीं बनाएंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी। रूट वर्ड इतनी कमाल की चीज है कि आपको इंग्लिश में बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगी। बस रूट वर्ड आपको तैयार होने चाहिए, जितने मैं बता रहा हूं उतने ही करने हैं। 2-2.5 हजार नहीं रूट वर्ड तैयार करने हैं। मैं बहुत ज्यादा आपको 300 से 400 रूट वर्ड बताऊंगा, जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीटिशन होता है जिनका, जिसकी हेल्प से आप लोग एंटोनिम, सिनोनिम, वर्ड मीनिंग, वोकैब्युलरी जो आपकी है वो सब आप लोग इजिली कर लेंगे। ठीक है, तो बस मेरे साथ साथ चलते रहिए। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। देखिए, जैसे पहला हमारा रूट वर्ड है लॉजी। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, अध्ययन। ठीक, अब जब कभी आपको लॉजी वर्ड मिल जाता है किसी भी वर्ड के बीच में या लास्ट में, ठीक है, मोस्टली लास्ट में मिलता है, तो वहां पर अध्ययन से रिलेटेड हो जाएगा। अब ये वर्ड आपको जो मैंने लिखाए हैं, ये आपको केवल इंग्लिश में ही हेल्प नहीं करेंगे, ये आपका जीएस भी कवर कर रहे हैं। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कवर कर रहे हैं। क्या क्या कवर कर रहा है इसमें, आपका जीएस भी कवर कर रही है एंड ओडब्ल्यूएस, दोनों कवर होंगे इससे। काम की चीज है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। जीएस कैसे वो होगी, जीएस कैसे हेल्प करेगा ये, जैसे 2019 में आरआरबी के एग्जाम में सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था कि जो उस समय क्या चल रहा था, कि जो नया स्कीम आया था सरकार की तरफ से, कि जो भी मिट्टी का अध्ययन है वो करना है, खेतों में जाना है किसानों के, वहां से सैंपल कलेक्ट करने हैं, और किस चीज की उसमें प्रचुरता पाई जा रही, किस चीज की उसमें स्कैरसिटी है, तो उसका अध्ययन किया जा रहा था। तो उस समय ये एग्जाम में पूछा भी गया था कि जो कृषि योग्य मिट्टी है उसके अध्ययन को क्या बोला जाता है। तो वो आपका जीएस का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ना जाने कितने बार सब पूछे गए। जैसे एडेनोलॉजी, एडेनोलॉजी क्या होता है, जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं शरीर में, बॉडी में जो ग्लैंड्स होती हैं उनके अध्ययन को क्या बोला जाता है, एडेनोलॉजी। देखो इसमें लॉजी क्या है, रूट वर्ड है, यानी अध्ययन से रिलेटेड है। जहां भी लॉजी आ जाएगा वो हमारा अध्ययन से रिलेटेड होगा। अब आप लोग जो मैंने प्रीफिक्स सफिक्स आपको बताए थे उसमें कंफ्यूज ना होना कि प्रीफिक्स लगा एक सफिक्स, वो मैंने केवल समझने के लिए बताया है। आपको तो पूरे वर्ड में बस रूट वर्ड ढूंढना है कि रूट वर्ड इसमें कौन सा है। ठीक, तो लॉजी का मतलब अध्ययन होता है। दूसरा एरोलॉजी, एयर से संबंधित है। ठीक है, यानी कि अब इसको ये ना समझ लेना कि जो वायुयान है उसके अध्ययन से संबंधित है। एरोलॉजी है हमारा
जो एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर में कितनी ह्यूमिडिटी है, क्या उसमें चेंजेस आ रहे हैं, क्या एक्यूआई है, तो वो सब चीजें उसमें अध्ययन की जाती हैं। तीसरा एग्रोलॉजी, ये मैंने बता दिया ऑलरेडी कि आपको जीएस में पूछा गया था। एपियोलॉजी, ठीक है, एपी मतलब जहां भी एपी आ जाए, ये भी हमारा रूट वर्ड हो जाएगा और ये भी हमारा रूट वर्ड है, लॉजी, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि उसमें किसी वर्ड में केवल प्रीफिक्स आए या सफिक्स आए, दोनों भी आ सकते हैं। जैसे इम्पॉसिबल, ठीक है, तो उसमें पॉसिबल भी आ रहा है, आईएम भी आ रहा है। दूसरा जैसे एपियोलॉजी, तो इसमें लॉजी भी आ गया, और एपी, एपी का मतलब जहां पर भी मधुमक्खियों की बात हो रही हो, जैसे एपियोलॉजी हो गया, एपीकल्चर हो गया, तो उसमें अलग अलग इसके मीनिंग में निकलते हैं। एपियोलॉजी अलग हो गया, एपीकल्चर अलग हो गया। बच्चे अक्सर मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि बस इससे रिलेटेड देख लिया कि मधुमक्खियों का अध्ययन किस में किया जाता है, तो हमारा एपियोलॉजी हो गया, और मधुमक्खी पालन का जो होता है अध्ययन, वो अलग हो जाता है। तो अलग अलग होता है, कंफ्यूजन आप लोग कर देते हैं उसमें। तो ये देखो, लॉजी से मैंने केवल आपको 4 एग्जाम्पल बताए हैं। इस पे लॉजी के ऊपर लगभग 500 वर्ड्स हैं। मैं सारे तो लिखा नहीं पाऊंगा और ना आप याद कर पाएंगे। लिखाने को तो मैं लिखा दूंगा, हमारा भी टाइम वेस्ट होगा, आप लोगों का उससे ज्यादा होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया आपको एक सब्जेक्ट नहीं कंप्लीट करना है, बहुत करना है। तो आपको एक मैंने एग्जाम्पल दिया है कि लॉजी जहां पर आ जाए, लॉजी वहां अध्ययन से संबंधित है। तो कोई भी आपको अगर सिनोनिम ढूंढने के लिए दे देता है, कुछ भी दे देता है, अगर लॉजी लगा है उसमें, तो आप समझ जाएंगे कि रूट वर्ड इसमें ये आ रहा है, इसका मतलब हमारा थर्ड ऑप्शन सही है या सेकंड ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन नहीं करना है, आपको समझना है, हाँ बस ये लिख लो, रूट वर्ड हमारा लॉजी है, उसका मतलब क्या होता है, इतना लिख लो आप लोग, और एक दो एग्जाम्पल लिख लो, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा रूट वर्ड देखिए, फोबिया है। फोबिया क्या होता है? फोबिया मतलब होता है डर। दो चीजें होती हैं, एक हमारा होता है फोबिया, एक होता है मैनिया। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना है इनको। ये आपको मोस्टली, एक तो जब स्पीकिंग कर रहे हो तब भी इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, और एग्जाम में तो इसका यूज होगा ही होगा। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें फोबिया से रिलेटेड आपके कम से कम 300 वर्ड्स आ जाते हैं। ये ऐसा रूट वर्ड है कि ये अपने साथ मिलके कम से कम 300 वर्ड्स का फॉर्मेशन करता है। ऐसे ही मैनिया जो होता है वो होती है सनक, पागलपन, ठीक। जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूं, मैनिया क्या होता है, एक सनक होती है, ना चाहते हुए भी आदमी जिस काम को करे, मतलब वो चाह नहीं रहा है, उसका ये एक सनक बन जाती है। जैसे कई कई आदमी जो होते हैं बहुत अमीर होते हैं, ठीक है, फिर भी एक चोरी करने की एक आदत होती है उनकी, ठीक है, ना चाहते हुए भी उनके हाथ से उनकी बॉडी जो है तो वो काम करवा लेती है, ठीक है, तो उसको मैनिया बोलते हैं। जैसे चोरी करने का शौक, क्लेप्टोमेनिया हो गया, ठीक। फोबिया क्या होता है, किसी चीज का भय होता है, डर होता है। जैसे एग्जाम्पल में एब्लिटोफोबिया, ठीक है, जैसे नहाने धोने का डर होता है। ये वर्ड अभी आपको याद हो जाना चाहिए क्योंकि सर्दियां चल रही हैं, और आप लोग ये वर्ड दिन में आप 3 से 4 बार बोलेंगे, और मम्मी पापा से बोलेंगे मुझे एब्लिटोफोबिया है, मम्मी पापा बोलेंगे ये क्या है, एब्लिटोफोबिया क्या होता है, तो आप उनको समझाना कि कह दो ये परपेचुअल नहीं है, मतलब शाश्वत नहीं है, ये केवल मुझे जो फोबिया है केवल सर्दियों में होता है, सर्दियों में मुझे क्या हो जाता है, एब्लिटोफोबिया, ठीक है। एब्लिटोफोबिया, नहाने धोने से जिसको डर लगता है, वो किस फोबिया से पीड़ित है, उस ग्रसित है, ठीक है, एब्लिटोफोबिया। दूसरा एसेरोफोबिया। एसेरोफोबिया क्या होता है कि जैसे कुछ लोगों को नींबू का नाम ले दो, इमली का नाम ले दो, तो उनके मुंह में पानी आ जाता है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गूज़बम्स आ जाते हैं उनके। तो फियर
ऑफ सॉरनेस, खट्टा खाने से जिसको भय लगता है उसको एसेरोफोबिया बोलते हैं। हाँ, एक्रोफोबिया क्या होता है? एक्रोफोबिया ऊंचाई से संबंधित है। ठीक है, ऊंचाई से जहां पर बात आ जाए वहां पर एक्रोफोबिया का यूज करेंगे। ठीक है, एक्रोफोबिया हो। हाँ, नेक्स्ट है हमारा एक्रोफोबिया। फोबिया जहां पर आ जाएगा वहां तुरंत फियर लगाना है, फियर ऑफ हाइट्स। ठीक, ऊंचाई से जिसको डर लगता है उसको क्या बोलते हैं? एक्रोफोबिया। ठीक, नेक्स्ट है हमारा एरोफोबिया, हवाई यात्रा से जिसको डर लगता है। कई लोग हवाई यात्रा नहीं करते हैं, और जब अभी जो एयर इंडिया का एरोप्लेन क्रैश हुआ था उसके बाद लोग इस बीमारी से या इस डर से बहुत भयभीत हो गए, उनको भी ग्रसित, वो लोग भी ग्रसित हो गए कि हवाई यात्रा नहीं करेंगे, उसका कभी भी क्रैश हो सकता है प्लेन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एटाइकोफोबिया। कोई कोई एटाइसी पढ़ता है, कोई कोई एटाइकी पढ़ता है। तो जैसा भी आपको प्रोनाउंसिएशन आप लोग देख लेना कैसे पढ़ना है इसको। एटाइसिफोबिया यानी फियर ऑफ फेलियर। ये स्टूडेंट्स में बहुत ज्यादा होता है कि यार पास नहीं होंगे तो क्या होगा, इतने साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ और एग्जाम पे एग्जाम दे रहा हूँ, घर में पैसे की भी कमी है, मम्मी पापा हमसे बहुत उम्मीदें लगाए हैं, क्या होगा। आप इस फोबिया को निकाल के रख दो, जो नेक्स्ट भर्ती आएगी बस उसमें सिलेक्शन लेना है, ये आप सोच के चलो। ठीक है, उसमें से अगर एक सीट भी है तो आपको मिलनी चाहिए। जब इस जुनून के साथ पढ़ाई करोगे तो आप वो ले जाओगे सीट। तो इस ये डर स्टूडेंट्स में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल इस वर्ड को याद कर लो और भूल जाओ, अपने लिए भूल जाओ, लेकिन ये वर्ड याद रखो कि हमको इस फोबिया से दूर रहना है। ठीक है, अब देखो इसमें जो है फोबिया से रिलेटेड जैसा कि मैंने बताया 300 वर्ड्स हैं। ये बहुत काम की चीज है। आप लोग चाहे गूगल में गूगलिंग कर लेना इसको, या कोई बुक हो आपके पास वो देख लेना। तो सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, बस फोबिया का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि इससे संबंधित है। और ये कुछ एग्जाम्पल मैंने बताए हैं। मेरा मेन मकसद है आपको रूट वर्ड समझाना। अब पूरे वर्ड्स तो मैं नहीं लिखवा पाऊंगा, अभी तो मैं केवल ये आपको एज ए एग्जाम्पल बता रहा हूं। अभी जो हमारी मेन कहानी स्टार्ट होगी, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं और कौन से वर्ड पूछे गए हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जिनके उन्हीं वर्ड्स के आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। बाकी आप लोग थोड़ा बहुत गूगल अगर कर लेंगे, आप थोड़ी अपनी मेहनत लगाएंगे तो बाकी जो बच जाएगा वो आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन मैं आपका 70 to 80% खुद तैयार करवा दूंगा जो एग्जाम में पूछा जाएगा। ये मैं केवल अभी आपको बता रहा हूँ जो हमारे बहुत ज्यादा जिन पे वर्ड डिपेंड्स हैं। जैसे पहला बताया मैंने तो उसमें 550 वर्ड के आसपास थे, लॉजी से रिलेटेड इतनी सारी चीजें होती हैं कि उसमें 500 वर्ड तक के आसपास है। फोबिया 300 वर्ड के आसपास है। क्या होता है, ऐसे ही वर्ड आएगा मैनिया। चलो मैनिया को देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा देखिए मैनिया। मैनिया मतलब होता है सनक, जुनून, जिसको ऑब्सेशन बोलते हैं। ठीक है, ये एक ऐसी चीज होती है कि जो आपके जुनून को दर्शाती है। ये मोस्टली निगेटिव सेंस में यूज होता है, और अगर इस निगेटिव को स्टूडेंट अगर अपनी लाइफ में पॉजिटिव बना लेते हैं तो उनके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है। कहते हैं ना किसी काम की सनक या जुनून। तो जुनून अगर आप पॉजिटिव वे में बनाएंगे तो यही मैनिया आपका जो है सक्सेस दिखाएगा। लेकिन मोस्टली ये नेगेटिव सेंस में यूज होता है, इतना याद रखना। अब जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जब फोबिया पढ़ा रहा था तो ये वर्ड आपका फोबिया का अपोजिट वर्ड है। उसमें क्या बताया था मैंने? एब्ल्यूटोफोबिया, जो सर्दियों में नहाने धोने से डरता है। अपने मम्मी से पापा से क्या बोल रहा था बच्चा कि मुझे सर्दियों में एब्ल्यूटोफोबिया हो जाता है। अब किसी किसी को एब्ल्यूटोमेनिया होता है। एब्ल्यूटोमेनिया ज्यादातर आप देखना स्त्रियों में होता है, क्योंकि सुबह जगती हैं वो और घर का काम करना होता है। तो अपने जो प्रेसिडेंट्स लोग हैं, पहले के लोग जो हैं, तो घर से सीखती हैं कि मम्मी मेरी सुबह 5 बजे जग जाती थी, 6 बजे जग जाती थी, और उठ के सबसे पहले उनका काम होता है नहाना धोना। तो जब कुछ जो हस्बैंड होते हैं
वो अपनी वाइफ से इस मैनिया की वजह से बहुत ही प्रताड़ना झेलते हैं। उनकी वाइफ जग जाएगी, ना तो खुद सोती है ना सोने देती है, जगा देगी, चलो जल्दी से हटो, यहाँ पर पोछा लगाना है, झाड़ू लगाना है और नहाना है मुझे। नाश्ता वास्ता बाद में होता है, सबसे पहले वो नहाने धोने का काम करती है। और घर में अगर एक भी गंदा कपड़ा दिख जाए तो वो धुलेंगी जरूर उसको। तो वो होता है नहाने धोने का पागलपन। जो लोग शादीशुदा हैं और उनकी वाइफ ऐसी होगी तो आज से समझ लेना अपनी उसकी वाइफ पे किसकी धुन सवार है। ये एब्लिटोमेनिया है उन्हें। जैसे जो एक वो कौन से अनिरुद्धाचार्य जी आते हैं तो उनसे कहती नहीं, गुरु जी मैं दिन में बहुत बार नहाती हूँ, क्या करें क्या ना करें। तो उस महिला को ये वाली बीमारी है, मैनिया है उसको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए साइनोमेनिया। साइनोमेनिया क्या होता है कि जो डॉग लवर्स होते हैं, कुत्तों की जिनकी बहुत ही चाहत होती है, वो लोग साइनोमेनिया कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मेनका गांधी जी हैं तो उन्होंने तो रूल ही पास कर दिया था कि किसी भी कुत्ते को अगर कोई मारता हुआ भी पकड़ा जाता है और उसको चोट पहुंचाने की बात छोड़ो, उसको अगर कुछ टीज भी करता है तो वो सजा का प्रावधान उसमें उन्होंने करवा दिया। तो मेनका गांधी जी कैसी हैं? साइनोमेनिया है, वर्ड याद रखना। फिर है डायनोमेनिया। डायनोमेनिया क्या होता है कि डांसिंग की एक सनक होती है, डांस के लिए पागलपन होता है। ठीक है, जो मेरी सासू माँ है वो क्या होता है कि जैसे गली से कोई बारात जा रही होती है और बाहर अगर ढोल नगाड़े बजते हैं तो घर के अंदर डांस करने लगती हैं। तो वो है डायनोमेनिया। ये वो अगर वीडियो देख लेंगी तो मुझे कुछ सुनाएंगी। डायनोमेनिया मतलब मैनिया ऑफ डांसिंग। नेक्स्ट है ईगोमेनिया। ईगोमेनिया क्या होता है? ये एक निगेटिव सेंस है। इसमें अपना आत्मसम्मान शो ऑफ करने के लिए, दिखाने के लिए और पाने के लिए कि हमें हमारा सम्मान चाहिए, हम यहाँ पर आए हैं तो आदरणीय है, हमें सम्मान चाहिए। ठीक है, भले ही उनकी वैल्यू इतनी नहीं है लेकिन वो अपने सम्मान को पाने के लिए नाराज भी हो जाएंगे, अपनी उपस्थिति वहां दर्ज कराएंगे। और फोटो सेशन अगर कभी होता है तो साइड में अगर कर दिया जाएगा तो उसी में वो नाराज हो जाते हैं। ये गुण आपके फूफा वाले हैं। ठीक है, तो जो जबरदस्ती का आत्मसम्मान बनाए रखना चाहते हैं, सम्मान पाना चाहते हैं, उसको ईगोमेनिया बोलते हैं। ठीक है, इगोइस्ट अलग है, ईगोमेनिया अलग है। नेक्स्ट है हमारा ग्राफोमेनिया। ग्राफोमेनिया क्या होता है? ऑब्सेशन विद राइटिंग। ठीक है, राइटिंग का मतलब क्या होता है? कुछ लोग होते हैं कि कहीं अच्छी लाइन देखी लिखी तुरंत उसको नोट करने लगते हैं। जैसे न्यूज़पेपर है, मेरे पापा थे वो क्या करते थे कि एक 2-3 पेज लेके जाते थे और जो टाउन हमारा नियरेस्ट है वहां पर जाते थे। इसके बाद जो सुभाष तान निकलता है, अच्छे विचार निकलते हैं, उसको वहां पे रफ नोट करके लाते थे। फिर घर में सुबह 4 बजे जग के, जब देखो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं था, बस उनको शौक था लिखने का, तो वो जो रफ कागज निकालते थे सुबह 4 बजे जग के, फिर उसको एक फेयर रजिस्टर में लिखते थे। ठीक है, तो वो क्या होता है? हमारा ग्राफोमेनिया होता है। ये भी एक टाइप की सनक होती है। इसको पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं और नेगेटिव वे में भी ले सकते हैं, क्योंकि लिखी हुई चीज आप लोगों के लिए अच्छी हो सकती है, आप लोगों के लिए भी अच्छी हो सकती है। क्योंकि जो बुक्स आप पढ़ रहे हैं, अगर किसी को ये मैनिया नहीं होता तो क्या आपके पास इतना स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता? नहीं होता। ठीक है, और सॉरी, क्योंकि जो भी आज हम लोग पढ़ते हैं वो किसी ना किसी को ग्राफोमेनिया रहा होगा, उसकी वजह से हमको अपनी हिस्ट्री पता चलती है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव वे में लेना इसको, ग्राफोमेनिया। और ग्राफोमेनिया से याद रखना आप लोग, ये कहीं भी वर्ड आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जरूर मिल सकता है। ये जितने भी वर्ड हैं ये सब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरह आपको काम करेंगे। जो हमारे रूट वर्ड मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये तीसरा रूट वर्ड है। ये मैं इसलिए सबसे पहले आपको बता रहा हूँ कि इसमें बहुत ज्यादा वर्ड बने हुए हैं। ठीक है, तो है तो वर्ड इसमें बहुत ही कम से कम 200 के आसपास हैं। ये एक ऐसे वर्ड्स हैं कि जब आप लोग इसको पढ़ने बैठेंगे तो अपने आप इंटरेस्ट जगेगा। आप कहीं भी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना गूगल से, तो ये सब सारी चीजें मिल जाएंगी। जो जो इंपॉर्टेंट, जो आपको इंटरेस्टिंग लग रही हो वो आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना। पूरे नहीं पढ़ा पाऊंगा क्योंकि टाइम की वैल्यू है बहुत। ये तो केवल मैंने
इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं पढ़ा रहा हूं तो मेरा सिलेबस छूट रहा है, सिलेबस नहीं छूट रहा है। ये मैंने आपको बताया है मैनिया क्या चीज होती है और फोबिया क्या चीज होती है, और एग्जाम में क्या पूछा जाएगा वो मैं आपको बताऊंगा पूरा, ठीक है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट रूट वर्ड देखिए, हमारा है फाइल, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वर्ड का मतलब आपको समझना चाहिए, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मतलब इसमें वो कैब तैयार होगी, एंटोनिम तैयार होंगे, सिनोनिम तैयार होंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तैयार होंगे। इस वर्ड को आप लोग बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। ये जहां भी वर्ड मिल जाए आपको, किसी भी वर्ड मीनिंग में, किसी भी वोकैब में आपको अगर फाइल वर्ड मिल जाता है तो उस वर्ड का मतलब कुछ लविंग सेंस से हो जाएगा, प्यार से संबंधित हो जाएगा, प्यार से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना वर्ड। जैसे एब्लिटो फाइल, मैं एब्लिटो को बार बार क्यों पढ़ा रहा हूं? एब्लिटो देखो, आपका एक तो नेगेटिव सेंस में यूज हुआ है, ठीक है। एब्लिटो फोबिया एक था, नहाने धोने से जिसको डर लगता है। एक दो निगेटिव सेंस में हुए हैं, एक फोबिया वाला था जो, एक मैनिया वाला था, एक जनरल सेंस में आ गया। जनरल सेंस में क्या हो जाएगा? एब्लिटो फाइल। देखिए अब इस वर्ड को क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसका फोबिया में भी आया है, मैनिया में भी आया है और जनरल सेंस में भी आया है। तो इसलिए वर्ड हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहीं ना कहीं से तो एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी सबसे ज्यादा हो गई। ऐसे ही एक्रो को मैनिया में भी पूछा गया है, फोबिया में भी पूछा गया है और जनरल सेंस में भी पूछ दिया गया है, जो कि लव से रिलेटेड है। इसका मीनिंग क्या अभी मैं बता रहा हूं आपको। एब्लिटोफोबिया सॉरी एब्लिटोफाइल, एब्लिटोफाइल मतलब क्या होता है? प्यार से संबंधित आ गया। यानी कि इसमें किसी, ये जो वर्ड आप जैसे ही पढ़ोगे तो ऐसे वर्ड को आप समझ जाना कि किसी चीज से लगाव की बात हो रही है, प्यार की बात हो रही है। एब्लिटो आप इतना पढ़ा हुआ है कि फोबिया में भी पढ़ चुके हो, मैनिया में भी पढ़ चुके हैं कि नहाने धोने से संबंधित है एब्लिटो। अब फाइल की बात आ गई तो यानी प्यार से संबंधित हो गया, नहाने धोने से प्यार। अब ये नहीं, ना तो इस वर्ड में किसी बंदे को ना तो सनक है और ना उस चीज से डर लग रहा है, ये बस एक लविंग सेंस दिखा रहा है कि चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो वो नहाने का इच्छुक है। कुछ लोग क्या होते हैं कि सर्दी में अनिच्छा दे देते हैं और गर्मियों में दिन में 3-3 बार नहा लेते हैं, लेकिन ये एक जनरल सेंस में यूज हुआ है कि नहाने धोने का वो प्रेमी है, ठीक है। ये नेगेटिव सेंस नहीं है। दूसरा एक्रोफाइल, एक्रोफाइल क्या होता है? ऊंचाई से जिसको प्यार होता है। अब एक्रोफोबिया मैंने क्या बताया था? जिसको ऊंचाई से डर लगता है। एक्रोमैनिया क्या होता है? जो ऊंचाई पे ही रहना पसंद करता है, एक्सट्रीम कंडीशन हो जाती है उसमें। लेकिन फाइल में क्या आ जाता है? एवरेज एवरेज कंडीशन आती है, ऊंचाई से जिसको प्यार होता है। अब अच्छा देखना, इसमें आपको अगर एंटोनिम पूछेगा तो कैसे पूछेगा, सिनोनिम पूछेगा तो कैसे पूछेगा। जैसे मान के चलो एक्रोफाइल का और पूछा गया है, ऐसा नहीं कि पूछा नहीं गया है, ये वर्ड पूछा गया है, इसलिए मैंने स्पेशल आपको ऑप्शन भी दिए हैं। एक्रोफाइल का अगर एंटोनिम आपको ढूंढना है तो एक्रो वर्ड आपको ऊंचाई से संबंधित हो गया, ठीक है। अब देखो एंटोनिम, प्लूटोफाइल क्या होता है? प्लूटो जहां पर आया था वो धन से रिलेटेड होता है। मान के चलो ये वर्ड आपको नहीं आता था, कोई बात नहीं, हमको एंटोनिम ढूंढना है। दूसरा है एक्रोफोबिया, तीसरा है माउंटेन लवर, तीसरा है एमिएबल। अब मैंने कहा था, एक मिनट, मैंने सोचा रिकॉर्डिंग बंद हो गई। देखो अब आपको पता है ये फाइल वर्ड है, फाइल किससे संबंधित है? प्यार से। तो अब हमको जहां पर इस चीज में प्यार नहीं दिखा रहा होगा वो वर्ड ढूंढना है, ठीक है ना। एंटोनिम्स की बात हो रही ना, ध्यान रखना जो आप लोग सिनोनिम समझ रहे हो। तो प्लूटोफाइल जो धन से प्यार करता है। चलो इस वर्ड में आप कंफ्यूज हो गए कि आपको प्लूटो का मतलब नहीं पता था कि ये धन से संबंधित है, ओके, कोई बात नहीं। एक्रोफोबिया, अब देखो
यहां पर प्यार की बात हो रही है और यहां पर फोबिया की बात हो रही है। ठीक है, तो अब हमारा सस्पेंस इसमें थोड़ा एक डॉट लगा लूं कि ये वर्ड हो सकता है। ठीक है, तीसरा वर्ड है हमारा माउंटेन लवर। ये भी प्यार की बात कर रहा है और ये भी प्यार की बात कर रहा है, तो क्या ये वर्ड होगा? नहीं होगा, एलिमिनेट कर दिया एक ऑप्शन हमने। तीसरा है एमिएबल। जहां पर एमी वर्ड लग जाता है वो भी प्यार से संबंधित होता है, ये भी हमारा रूट वर्ड है। मैंने जैसा कि बताया आपको कि अभी मैं आपको जो कंपटीशन में पूछे जा रहे हैं वो वर्ड बताऊंगा, उनमें ये वर्ड आएगा। अभी मैं जो सबसे ज्यादा वर्ड की लिस्ट है वो बता रहा हूं मोटा मोटा। ठीक है, तो अब देखिए, ये वर्ड हमने एलिमिनेट कर दिया, ये वर्ड एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, और जैसा कि अब इसमें और इसमें आपको कंफ्यूजन थी कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, लेकिन देखो यहां पर एक्रो आ रहा है। ठीक है, यहां पर भी एक्रो आ रहा है, आपने इस वर्ड को देखा। ठीक है, ये फाइल मैंने बताया कि आपको फाइल का मतलब पता था प्यार, और फोबिया का भी मतलब सबको पता ही होता है कि डर होता है। तो आप कौन सा ऑप्शन टिक कर देंगे? ऑप्शन बी। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जहां पर फोबिया है वो फाइल का अपोजिट होगा। इज दैट करेक्ट? नेक्स्ट देखिए, अगर इसी में आपको सिनोनिम की बात करता। ठीक, अब देखो सिनोनिम में क्या होता। यहां पर प्यार से संबंधित है फाइल, तो यहां पर हमारा लवर आ रहा है। और माउंटेन कैसे होते हैं? काफी हाइट पे होते हैं, मतलब उनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है। तो जो हाइट पे है वो उसको प्यार कर रहा है, यानी कि माउंटेन लवर जो होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, उनको एक वर्ड में क्या बोलेंगे? एक्रोफाइल बोलेंगे। डायरेक्ट आपको सीधे इसको देखना है, फाइल का मतलब आपको पता है, मैंने कहा कि इस वर्ड को याद कर लेना। फाइल और लवर एक दूसरे से रिलेटेड है। ये एक्रो मतलब हाइट होता है, और माउंटेन भी हमारे कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा हाइट में होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सिनोनिम हो जाएगा। करेक्ट? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा रूट वर्ड है ग्राफी। ठीक है, ग्राफी वर्ड का मतलब होता है जहां पर किसी वर्ड में ग्राफी आ जाता है, लिखा हुआ देखते हैं आप लोग, GRAPHY, तो उसमें या तो किसी चित्र से संबंधित होगा, या लिखावट से संबंधित होगा, या फिर उसके सिग्नेचर या हस्ताक्षर से संबंधित होगा। जैसे जियोग्राफी, जियो मतलब भू विज्ञान या भू से संबंधित है, ग्राफी मतलब उसका विज्ञान। जहां पर भू विज्ञान के बारे में बताया गया है, भौगोलिक अध्ययन किया गया है, वहां पर ग्राफी यानी चित्र बताकर समझाया गया है। तो जैसे आप लोग ज्योग्राफी का एग्जाम देते हैं तो मोस्टली आप लोग उसका पिक्टोरियल शो ऑफ किया करें। उससे क्या होगा कि आप, वो खुद बोल रहा है अपने आप में जियोग्राफी हूं मैं, ग्राफ बनाओ मेरे लिए। तो भूगोल में जब भी आप, जियोग्राफी में आप जब भी किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं मेंस की राइटिंग में, तो मोस्टली आप उसका पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन दें उसमें। जैसे थोड़ा हट के बता रहा हूं मैं आपको इससे इंग्लिश से, जैसे बोल दिया गया कि भूकंप विज्ञान के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक बनावट का वर्णन करें। तो अब आप लोग अगर उसको पूरा लिख देंगे एक पैराग्राफ में, तो जो सामने एग्जामिनर होगा उसको मजा नहीं आएगा। अगर उसी में आपने बाकायदे उसका अनुप्रस्थ काट ले लिया, ऐसे ऐसे बना दिया, और पृथ्वी के अलग अलग उसके डिवीजन कर दिए, बता दिया कि ये आपका कोर है, ये मेंटल है, सॉरी ये क्रस्ट है, ये मेंटल है, और ये हमारा कोर है। इसमें कौन कौन सी डिसकंटिन्यूटी जोन पाया जा रहा है, इसमें कौन सा डिसकंटिन्यूटी जोन पाया जा रहा है, ऐसा आप अगर पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन उसको दे देंगे, डिस्क्राइब कर देंगे, तो वो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलो वो तो हो गई हमारी जीएस की बात। अब देखिए, जियोग्राफी हो गई। नेक्स्ट है हमारा ओशिनोग्राफी, समुद्र विज्ञान के बारे में जहां पर बताया जा रहा है। फोटोग्राफी, फिर एक होता है साइड्रोग्राफी, ये आप लोग याद कर लेना, OWS में बहुत पूछा जाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है उसमें पूछा जाता है। साइड्रोग्राफी क्या होता है
स्टील की जो बात चीजें होती हैं, स्टील के ज्यादा तो जो बर्तन होते हैं, स्टील बर्तनों में उत्कीर्णन की कला। उत्कीर्णन क्या होता है? कुछ लिखाई जब की जाती है ना, जैसे वो गोद गोद के जो लिखते हैं जो कलाकार होते हैं, जैसे टैटू बनाया जाता है, ऐसे ही स्टील के बर्तनों में जो कलाकारी की जाती है उसको साइड्रोग्राफी बोलते हैं। याद कर लेना। जाइलोग्राफी क्या होता है? सेम जैसे मैंने स्टील के बर्तन बताए, ऐसे ही लकड़ी के सामान पे। लकड़ी के सामान पे जो उत्कीर्णन किया जाता है उसको जाइलोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए मैं यहीं पर खत्म करना चाहूंगा वीडियो, जो कि ऑलरेडी 35 टू 40 मिनट के आसपास हो जाएगा। अभी मैंने आपको एक बस ऊपर ऊपर झलक दी है कि हमारे रूट वर्ड्स क्या होते हैं। जिसकी नंबर सबसे ज्यादा है जिस रूट वर्ड की, अभी तक मैंने वो आपको बताए हैं। ग्राफी से रिलेटेड लगभग 80 वर्ड्स हैं। एग्जैक्ट नहीं है कि आप लोग सोचो कि 80 हैं, कहीं पर आपने 82 पाए। मैं एक एवरेज बता रहा हूं कि लगभग 80 वर्ड के आसपास हैं ग्राफी से रिलेटेड। तो जस्ट सबसे पहले जो मैंने बताया था उसके कितने थे? लगभग 550 के आसपास थे। फिर 380 के आसपास आए, फिर 200 के आसपास आए, 100 के आसपास आए। ये हमारे लगभग 80 वर्ड्स हैं। एग्जाम की क्या डिमांड है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि क्या पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा। अभी तो मैंने आपको केवल आइडिया दिया है कि रूट वर्ड्स होते क्या हैं। अगर आप किसी दूसरे बच्चे को भी पढ़ाना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं बाकायदे उसको ये लेक्चर देख के कि ये हमारे रूट वर्ड्स होते हैं, इनका क्या मतलब निकल रहा है और एग्जाम में कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं। सबसे ज्यादा आपको इसका इंपॉर्टेंस तब पता चलेगा जब आप एंटोनिम सिनोनिम ढूंढेंगे। क्योंकि एक तो मैंने वोकेबलरी विद फन आपको याद करवाया है कि फन के हिसाब से याद कर लो, वो तो बहुत ही मजेदार सेशन है, उसको जरूर देखना जिसने नहीं देखा है। दूसरा, हाँ ये भी बताना चाहूंगा कि अभी वो हमारा वोकेब विद फन खत्म नहीं हुआ है, उसमें टाइमली बीच बीच में सेगमेंट आते रहेंगे। अभी उसमें ज्यादा नहीं कराया मैंने, लगभग 350 वर्ड के आसपास हुए हैं। लेकिन हाँ जितने हुए हैं वो गागर में सागर हैं। वो एक जिस्ट है पूरा, और एक बार भी वो वर्ड आपके सामने से गुजरेगा तो आप लोग कैपेबल होंगे उसको बताने के लिए। हाँ, तो और मैं बता रहा था कि एग्जाम में जो पूछे जाएंगे आपके, उस वो लगभग 150 से 200 रूट वर्ड हुए हैं। मैं वो आपको क्लियर कर दूंगा कि कैसे पूछे जाएंगे और कैसे आपको वर्ड मीनिंग इसकी निकालनी है। बाकी आप जो भी पढ़ रहे हैं ऐसा ही एक चैनल देखिए, कोई जरूरी नहीं कि मेरा देखिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ऐसा करो वैसा करो, मैं फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। मुझे पता है आपके टाइम की वैल्यू बहुत है। ठीक है ना, मैं आपसे कभी ये कहता हूँ कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, डजेंट मैटर। आपको मेरा अगर कंटेंट अच्छा लगेगा आप लोग करेंगे, दूसरों को बताएंगे, वो एक अलग बात है। मेरा मेन मकसद है आप लोगों को पढ़ाना। क्योंकि आजकल ये फैसिलिटी अवेलेबल हो गई है ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए, फ्री में क्लासेस लेने के लिए। हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था, हम लोग बहुत ही परेशान रहते थे कोचिंग लेने के लिए, जाने कैसे कैसे जाते थे दूसरी जगह पर, और खर्च भी नहीं उठा पाते थे। तो आप लोगों के पास ये फैसिलिटी है, उसको अवेल करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इससे बेहतर क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें।